नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। भोपाल में आज हुई कैबिनेट बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राज्य की विकास योजनाओं और केंद्र से मिले सहयोग को लेकर कई अहम जानकारियां साझा की। मंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के लिए 73 करोड़ की योजना मंजूर की है। इसके तहत 27 परियोजनाएं राज्य को दी गई है, जिनमें कन्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर कॉरिडोर शामिल है। कटनी में 56,454 करोड़ के निवेश के लिए MOU किए गए हैं। धार और पन्ना में भी निवेश को लेकर बातचीत चल रही है। JP नड्डा की यात्रा के बाद प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार हुआ है। अब 30 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। MBBS की 2,575 और PG की 1,357 सीटें वर्तमान में उपलब्ध है। राज्य को सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब और साथ ही ग्लोबल स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनाने की योजना है। 29 और 30 अगस्त को रीजनल टूरिज्म समिट आयोजित होगा, जिसमें बुंदेलखंड और चंबल जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। सरकार ने गणेश चतुर्थी को राष्ट्रीय महत्व का पर्व बताते हुए अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। प्रशासनिक सुधार के तहत सभी थानों में जांच अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। पहले चरण में 1,732 टैबलेट दिए जा रहे हैं। योजना की लागत 75 करोड़ रुपये है। वन नेशन वन ग्रिड योजना में ऊर्जा क्षेत्र का मजबूती मिलेगी। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए 610 नए पद सृजित किए जाएंगे। हर कोर्ट में एक प्रोसिक्यूटर नियुक्त होगा। मेट्रो विस्तार योजना के तहत महाकालेश्वर, इंदौर और पीठमपुर तक मेट्रो सर्वे की DPR बनाई जा रही है। वही विपक्ष पर निशाना साधते हुए विजयवर्गीय ने जीतू पटवारी के बयान को बेवकूफ़ीपूर्ण बताते हुए कहा कि MP की महिलाएं पारंपरिक और धार्मिक है। ऐसा बयान निंदनीय और महिलाओं का अपमान है। OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर मंत्री ने कहा वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए। मध्य प्रदेश को 73,000 करोड़ की योजनाएं अलग अलग तरीके से देने की घोषणा की है। जैसे मुख्य कार्य जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड हाईवे, ये लगभग 255 किलोमीटर का है, जिसमें 15,000 करोड़ रुपया इस सड़क पर लगने वाला है। ऐसे इंदौर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 160 किलोमीटर दूरी कम हो रही है। इसमें 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। लखनादौन रायपुर 4 लेन हाईवे 220 किलोमीटर है, इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। इसके अलावा उज्जैन झालावाड़ मार्ग, बरनावत टिमरनी मार्ग, खंडवा बैतूल 4 लेन, इंदौर 6 लेन पूर्वी बाईपास, इसी तरह कुल मिलाकर 27 परियोजनाएं माननीय नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के लिए घोषित की है। वैसे ही आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है और टाइगर स्टेट होने के कारण हमारे 2 टाइगर फॉरेस्ट के बीच में से जो सड़कें जा रही हैं वहाँ पर भी एलिवेटेड सड़कें जाएँ, जिससे कि हमारे लायन आपस में एक गार्डन से दूसरे गार्डन में जा सकें, एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सकें। तो इसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और पन्ना, इन सब राष्ट्रीय उद्यानों में आपस में जोड़ने के लिए उनको टाइगर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि बीच में कोई सड़क मार्ग नहीं होगा। सारे जो फॉरेस्ट एरिया है वो एक हो जाएगा, जिससे हमारे टाइगर को एक बड़ा क्षेत्र मिल जाएगा घूमने के लिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बंदरगाहों से सीधे कनेक्टिविटी करने के लिए भी एक योजना उन्होंने स्वीकृत की है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विकास में ये जो 73,000 करोड़ की योजना है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अभी पिछले दिनों कटनी में
माइनिंग कॉन्क्लेव हुई जिसमें 56,414 करोड़ के निवेश के आश्वासन भी मिले हैं। और आयोजन क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स तथा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रदेश में संभावना और उनके प्रसंस्करण संवर्धन पर केंद्रित रहा। आयोजन में ऑल इंडिया लिमिटेड, टेक्समीन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, IIT धनबाद इत्यादि के साथ MOU किया गया है। कोल इंडिया, मैग्नीज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान संस्थान तथा विज्ञान संस्थान टेक्समीन, IIT, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, भारतीय रेयर्स अर्थ लिमिटेड की भागीदारी रही। और निजी संस्थाएं ने भी भाग लिया है इसमें। ये तो शासकीय और अर्धशासकीय संस्थाएं थी। इसके अलावा निजी संस्थाएं जैसे सिंगल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, विनम्र रिसोर्सेस, रमणीक पावर, मायन वेयर एडवाइज़र इत्यादि के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई और उन्होंने भविष्य की संभावनाओं के बारे में मध्य प्रदेश में तलाशने की कोशिश की और मध्य प्रदेश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की एक प्रयास करेंगे हम लोग, ऐसा आश्वासन दिया है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री JP नड्डा जी जबलपुर प्रवास पर आए थे और उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि पहले 2003 के पहले हमारे यहाँ सिर्फ 5 ही सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। अब शायद सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 30 मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा है। और अभी लगातार जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो, हम उसको पूरा कर देंगे। तो इस दिशा में हमने काफ़ी काम किए। तो माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा वहाँ पर श्योपुर और सिंगरौली का लोकार्पण किया। और वहाँ सिंगरौली जैसा बहुत छोटा सा ज़िला है, सिंगरौली मतलब बहुत छोटी जगह है, वहाँ पर भी एक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब बनेगा। और वर्तमान में जो MBBS की सीट है वो 2,575 है। अब इसमें से 1357 PG की सीट्स हैं। प्रदेश सरकार के नवाचार के रूप में PPP के आधार पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना भी हमारी प्रारंभ है। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज कटनी, धार, बैतूल और पन्ना से हमारा एग्रीमेंट अभी हो रहा है। आगामी 1 वर्ष में 4 मेडिकल कॉलेज हेतु 4 मेडिकल कॉलेज हमारे बिल्कुल तैयार हो गए, जिसमें कि अब नए प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नड्डा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्योपुर और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली लोकार्पण किया कल। और आप देखेंगे कि मेडिकल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश एक अच्छा प्रदेश बने और सेंट्रल इंडिया का मेडिकल हब बने और साथ में मेडिकल टूरिज़्म कैसे बढ़े, इस दिशा में भी हम लोग भविष्य में काम करेंगे। एक ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव उज्जैन में 27 अगस्त को ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन रखा गया है। यह कॉन्क्लेव सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, वास्तव में मध्य प्रदेश एक मैं कहूँगा स्पिरिचुअल हब भी बनता जा रहा है। जिस प्रकार हमने महाकाल लोक बनाया, ओंकारेश्वर लोक हमारा काम चल रहा है, ऐसे ही जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है वो पर्यटन स्थल बने, धार्मिक पर्यटन का केंद्र बने मध्य प्रदेश। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो जितने भी देश भर के जो अच्छे, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया, शिरडी वाले साईं बाबा हो गए, इन सब के ट्रस्टियों को भी हम यहाँ बुला रहे हैं कि वो किस प्रकार अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ के सब लोग जो उस मंदिर से जुड़े हुए, उन सबको हम यहाँ पर इस कॉन्क्लेव में आमंत्रित कर रहे हैं कि हम कैसे इन सब मंदिरों में की व्यवस्थाएं चल रही है, साथ ही हम कैसे मध्य प्रदेश को इनसे जोड़ सकें। तो जो एक भारत के अंदर एक ये कहूँ मैं कि स्पिरिचुअल टूरिज़्म जिस तरीके से बढ़ रहा है, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ उज्जैन में बढ़ा, सभी दूर बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमने पिछले दिनों सिंहस्थ में भी देखा है, प्रयागराज में जिस तरीके से संख्या बढ़ी है। अब हमारे लिए उज्जैन सिंहस्थ भी एक चैलेंज है, हम उसको मानते हुए काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसको भी हम किस प्रकार मध्य प्रदेश एक स्पिरिचुअल हब बन सके टूरिज़्म का, इसके दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के लोग भी आ सकते हैं, कई आध्यात्मिक गुरु भी आएंगे और कॉरपोरेट जगत इसमें किस प्रकार भाग ले सकता है, हम इस पर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। रीजनल टूरिज़्म कॉन्क्लेव ग्वालियर में 29 और 30 अगस्त को होगी।
देखिए, ग्वालियर भी एक बहुत अच्छा हमारा ग्वालियर संभाग टूरिज़्म का बहुत अच्छा केंद्र है। आप सभी जानते हैं शिवपुरी में चीता आने के बाद से वहाँ पर उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ पहुंचे, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, अध्यक्ष अजय राय और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की भीड़ ने रेड्डी का अभिनंदन किया। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर रेड्डी ने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वे अपनी जेब में संविधान की एक प्रति लेकर आए थे। इसके बाद रेड्डी पहुंचे समाजवादी पार्टी कार्यालय, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि जिन परिस्थितियों में आज उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प क्या हो सकता है। यहाँ चुनाव विचारधारा और संविधान की रक्षा का प्रतीक है। सुनिए। के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी का आज बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनका जीवन परिचय के बारे में हम सब जानते हैं और आज जिन राजनीतिक परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है और हम लोग जिस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए एक न्यायमूर्ति से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है। लगातार संविधान को लेकर के, कानून को लेकर के, न्याय को लेकर के, हक को लेकर के, विचारधारा को लेकर के लगातार इंडिया गठबंधन हम सब के प्रत्याशी इस न्याय की लड़ाई में इनसे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। हमें उम्मीद है जो न्याय के पक्षधर हैं वो अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर हमारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट डालेंगे। भाजपा उपराष्ट्रपति जैसे पद को एक से बांधना चाहती है, ये देश हित में नहीं है। इसलिए हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। बात हार या जीत की नहीं है, सिद्धांत की भी है और हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय अंतर आत्मा के माध्यम से वोट पड़ेगा तो हमारे प्रत्याशी न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके उस पद पर बैठने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी जी का, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी के पीसीसी अध्यक्ष और हमारी पार्टी के सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। गौरतलब है कि बी सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से है और वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। उनका नाम ऐसे समय में सामने आया जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हुआ। रेड्डी ने कहा कि वह राजनीति नहीं बल्कि संविधान और न्याय के प्रति अपने समर्पण के चलते इस दौर में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उन्हें सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनाया है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं यहाँ राजनीति मुद्दों की बात करने नहीं आया। मेरी यात्रा 1971 से संविधान के साथ शुरू हुई थी और यह लड़ाई राजनीति नहीं वैचारिक और संवैधानिक है और उनकी यात्रा संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की है। सुनिए।
कहा है कि आपकी विचारधारा जो है वो नक्सल सिंपैथाइजर की रही है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जब सलवा जुर्म, इस पर मैं समझता हूँ 4 दिन से मुसलसल कंटिन्यूअसली मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ और आपके सामने रखने का कोई बात और नहीं। There is nothing new. They are making an attempt to build a narrative. It is over, and whatever response I have to give, I have given the response. You must have seen today's Express, Indian Express. Yesterday's Hindu, today's Hindustan Times. I have said everything that is required to be said. I do not wish to expand the debate and say anything further. आपको क्या लगता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं अपने स्थान से भटक गई? सर, इतना तो मुझे जरूर मानना पड़ेगा। मैं बड़े बड़े शब्द तो यूज नहीं करूंगा। They are definitely in the cloud. They require a serious and particular attention to reorient them, bring them back to the track. Leader of the opposition, बाजू में बैठे हो, it is moved. And in their instance, it is a referred to committee, JPC. It is under scrutiny. It would be imprudent on my part to react as to what the committee is going to decide. सर, एक आखिरी सवाल है। Thank you for saying that. अनादिदेवी से सर जया सिंह, भाजपा का आरोप है कि नक्सलवाद की विचारधारा Constitution of India has begun in the year 1971 when I have entered the bar. और यहाँ पे लिखा हुआ preamble is stating it. Those are the values for which I stood and assured my candidature on its own merits. Thank you, ladies and gentlemen. If any couple of questions if the President permits, perhaps it's for him to decide, and if you think I'm capable of answering them, I will do so within the time allocated to me by the President. Thank you. हम लोग इससे अच्छा कैंडिडेट कहाँ मिलता था, इसलिए हम सब सर्व समिति से जस्टिस रेड्डी को आपके सामने खड़ा कर दिए, ना तो बोली दी। अब उनसे भी समर्थन फिर आपके सामने पूछने की जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़े होकर आपके सामने जो बात कर रहा हूँ उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। अभी कोई पॉलिटिकल इश्यूज पे बात ऑफिस once occupied by philosopher, statesman, educationist Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, another educationist Dr. Zakir Singh, a former diplomat and an elderly, most respected person, Dr. K.R. Narayanan. Of late, Shri Hamid Ansari ji. More than anything, my peer, Chief Justice of India, Hidayatullah presided over the office of the Vice President. These are the people, source of my inspiration to accept. लोहिया जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं,
नेताजी के साथ भी बहुत कुछ सीखे हैं, मगर एक ऐसी बात हो गई, दक्षिण भारत से आता हूं मैं, हिंदी में भाषण देने का सीख नहीं पाया, लेकिन हमेशा कोशिश करते रहता हूं। जब कभी आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं या बिहार जाते हैं, हिमाचल प्रदेश आते हैं, थोड़ा बहुत बोलने के लिए कोशिश तो करते हैं और वो कोशिश तो जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में और इस संदर्भ में दिल में तो बहुत ख्वाहिश है कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं, लेकिन शायद हो नहीं पाएगा, कोशिश करते हैं। अभी आप लोगों को तो मालूम है, प्रतिपक्ष दल ने फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए जुड़े रहे हम भारत से।